बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं वायरसेस को। लास्ट टाइम हमने फेज या बैक्टीरियोफेज वायरस को पढ़ा। आज जिस वायरस की बारी है वो है HIV। बड़े आराम से इसको समझना और ये बहुत ज़रूरी वायरस है HIV। ये नाम क्यों रखा गया? H है ह्यूमन, I है इम्यूनो डेफिशिएंसी, V है वायरस। तो ये इसके नाम का सबब है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। समझ आ गया नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस का नाम है। अच्छा, इस वायरस से एक बीमारी होती है, इस बीमारी को कहा जाता है एड्स। अब ये एड्स क्यों है ये भी समझना है, बाद में एड्स की तफसील पढ़ने वाले हैं। ए है एक्वायर्ड, आई इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, डी डेफिशिएंसी के लिए। अच्छा, ये जरा तवज्जो करें, ये इतना लंबा नाम क्यों रखा गया? इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। इस नेचुरल डिफेंस सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक को कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, दूसरे हिस्से को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट किसको कहते हैं? जो बच्चे को पैदाइश के वक्त ही मिलती है। बच्चा पैदा होता है तो जिल्द बनी होती है ना, स्किन, ये स्किन इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अंदरूनी कवर, ये भी पैदाइशी तौर पर मौजूद होता है। नाक के सिस्टम का अंदर का कवर, ये भी पैदाइशी होता है। सेल्स पैदाइशी होते हैं। ये हिस्सा इनेट इम्यूनिटी कहलाता है। दूसरा इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है एंटीबॉडीज वाला। ये एंटीबॉडीज पैदाइश के वक्त हमारी वेल डेवलप नहीं होती, बराए नाम होती है। जो जो हमारी उम्र गुजरती है ये एंटीबॉडी बनाने का अमल बढ़ता जाता है। एंटीबॉडी वाले इस हिस्से को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जो बाद में डेवलप होता है। तो एक्वायर्ड का मतलब है हासिल करना, यानी कोई चीज आपके पास पहले नहीं थी, अब है, आपने सीख लिया है या आपने कहीं से हासिल किया है, इसको कहते हैं एक्वायर्ड। अब यहाँ एक्वायर्ड इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम का एक्वायर्ड वाला पोर्शन कौन सा? एंटीबॉडीज बनाने वाला पोर्शन। डेफिशिएंसी, उसमें कमी आ जाती है। सिंड्रोम, ये क्या है? एक बीमारी की अलामत को सिम्टम्स कहते हैं। एक बीमारी की अलामत को सिम्टम्स कहते हैं। कई बीमारियों की अलामत इकट्ठी हो जाएं तो उनको सिंड्रोम कहते हैं। तो सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा शख्स जिसमें कई बीमारियों की अलामत शो हो रही। अब एड्स में होता क्या है? एड्स एक ऐसी बीमारी है, मैंने लफ्जी तर्जुमा बताया। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम का एक्वायर्ड वाला पोर्शन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकता, और जो भी बीमारी उसको लगती है वो परमानेंट हो जाती है। इसलिए उसमें नज़ला ज़ुकाम की भी अलामतें हैं, बुखार की अलामतें भी हैं, पेट दर्द की अलामतें भी हैं, डायरिया की अलामतें भी हैं। कई बीमारियों की अलामतें इकट्ठी हो जाए तो सिंड्रोम बनेगा कि नहीं? ये है इसका बैकग्राउंड। आईवी की स्ट्रक्चर है तो 3-4 चीजें बड़ी करके लिखेंगे हम। ये आपके नोट्स के लिए हेडिंग है, याद रखना। सबसे पहले तो ये एक इन्वेल्व्ड वायरस है। कैसा वायरस है? इन्वेल्व्ड। और मैं आपको बता चुका हूं इन्वेल्व किसे कहते हैं? एक बैरूनी कवर जो कैप्सिड से बाहर हो। तो अभी मैं बताऊंगा डायग्राम के जरिए कि ये इन्वेल्व कैसा है। इन्वेल्व है। दूसरा, शक्ल के लिहाज से ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल किस वायरस को कहते हैं? जो गोल हो। कल वाला वायरस कैसा था? कॉम्प्लेक्स था कि नहीं था? ये गोल वायरस है, स्फेरिकल है। तीसरा, ये आरएनए वायरस। आरएनए वायरस किसको कहते हैं?
जिसका जीनोम आरएनए पर मुश्तमिल है। फेज वायरस किस चीज का था? डीएनए वायरस था। यह बड़ा फर्क है। और आरएनए वायरस होने की वजह से इसके पास एक खास तरह का एंजाइम लाजिमन मौजूद होता है। उस लाजिमन मौजूद एंजाइम को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम इसके पास लाजिमन मौजूद होता है। ठीक हो गया मेरे भाई? ये इन पॉइंट को आपने मेंशन जरूर करना है जब भी इसकी स्ट्रक्चर। इसका कैप्सिड इस तरह का है। कैप्सिड ये गोल तो नहीं है ना, अभी कॉनिकल है। कॉनिकल का मतलब एक एंड चौड़ा है, एक एंड नेरो है। ये टोटली प्रोटीन का बना हुआ है। ये कैप्सोमेयर है, ये दूसरा कैप्सोमेयर, ये तीसरा और ये चौथा कैप्सोमेयर है। सब मिलकर क्या बन गया? इसका कैप्सिड बन गया। और यही इसका कोट भी है। इस कैप्सिड के अंदर 2 आरएनएस हैं इसके पास। ये भी क्या है? ये आरएनए। तो आरएनए इसका क्या कहलाएगा? जीनोम। और इन आरएनएस के साथ ये एक एंजाइम भी मौजूद है हर आरएनए के साथ। ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों कहते हैं ये अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये असल वायरस है, लेकिन इस वायरस के गिर्द इस तरह का एक और खालिस प्रोटीन का कवर चढ़ा हुआ है। इस प्रोटीन के कवर को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, इसका मतलब ये पूरा प्रोटीन से भरा पड़ा है। गोल गोल प्रोटीन्स हैं जिन्होंने इसको भर दिया है। तो कैप्सिड के बाहर जो फिल इन द ब्लैंक्स किया है जिन प्रोटीन ने, उसको हम क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स कह रहे हैं। इसी मैट्रिक्स के साथ लगा हुआ ये इसका इन्वेल्प है। और ये इन्वेल्प इसने अपने होस्ट से पिक किया है। इन्वेल्प इसने कहां से लाया है? होस्ट से। और याद रखना, इन्वेल्प लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। लिपोप्रोटीन किसे कहते हैं? लिपिडोप्रोटीन का बना हुआ है। तवज्जो करना मेरा। इन्वेल्प असल में सेल मेम्ब्रेन की तरह है। ये सेल मेम्ब्रेन इसने अपने होस्ट सेल से छीन के लाया है। होस्ट सेल से छीन के लाने वाली सेल मेम्ब्रेन है भाई। कोई खादिम? बाद में आएगा बेटा, 10 मिनट के बाद आएगा। जरूरत तो नहीं है। सेकेंड ईयर में इधर नहीं है, उधर आगे पता। तो ये क्या चीज थी? इन्वेल्प। मैं कह रहा था ये इन्वेल्प लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन का बना हुआ ये इन्वेल्प है। अच्छा, खाली लिपिड्स और प्रोटीन नहीं है, इसमें कुछ और भी है। और वो कुछ और क्या है मैं यहां आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें इस इन्वेल्प में ये हालांकि होस्ट से छीना गया है, लेकिन इसमें वायरस की अपनी कुछ चीजें भी शामिल की हैं। इसके अंदर 2 तरह की चीजें या एक और स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके साथ चिपकी हुई है। ऐसे इन चिपकी हुई चीजों को स्पाइक्स कहते हैं। इनको मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? स्पाइक्स। और हर स्पाइक, ये याद रखना, ये स्पाइक्स पूरे इसमें मौजूद है। ये स्पाइक्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक जो बाहर है इसको GP 120 या 121 कहा जाता है। GP 120। और दूसरा जो स्पाइक का हिस्सा अंदर इस लिपोप्रोटीन में धंसा हुआ है, इसको GP 41 कहते हैं। GP 41।
ये जीपी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है ये बेसिकली तो प्रोटीन है, लेकिन इस प्रोटीन में थोड़े से कार्बोहाइड्रेट भी शामिल है, ग्लूकोज शामिल है, ग्लूकोज, इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन या जीपी कहा गया। इन दोनों के मखसूस काम है। अब अच्छा, ये जो GP41 है इसको ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, इसलिए इनके काम है खास तौर पर GP120 की मदद से ये होस्ट के सेल के साथ अटैच हो जाएगा, लैंडिंग करेगा, और ये जो पोर्शन है इसकी मदद से उस होस्ट सेल में दाखिल होने की कोशिश करेगा। ये है HIV या एड्स के वायरस की स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चरल डायग्राम में जल्दी रिपीट करता हूं, आप इसको दोबारा सुनें। जैसे मैंने शुरू में कहा, HIV एक इन्वल्व्ड वायरस है, स्फेरिकल है, गोल है, RNA वायरस। डिटेल क्या है? ये एक कम्प्लेक्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कम्प्लेक्स वायरस में स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब स्फेरिकल और पॉलीहेड्रल मिल जाए तो कम्प्लेक्स कहते हैं। बनावट के लिहाज से ये कम्प्लेक्स है। कैसे? अंदर इसका कोनिकल शेप का कैप्सिड मौजूद है, और उस कैप्सिड के अंदर इसका जीनोम मौजूद है, जो कि RNA की शक्ल में है। 2 RNAs हैं, हर RNA के साथ एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है। ये एक्चुअल वायरस है, लेकिन इस वायरस ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक कवर भी चढ़ा रखा है। उस कवर के 2 हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है जिसको हमने क्या नाम दिया था? मैट्रिक्स, और दूसरा ये वाला गोल हिस्सा है, ये क्या था? इन्वेल्व। ये इन्वेल्व हमने कहा लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। लिपोप्रोटीन क्यों कहते हैं? लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। और ये हिस्सा इसने होस्ट के सेल से बाहर आते आते इसको इस्तेमाल किया, उठा के लाया, उससे छीन के लाया। इस लिपोप्रोटीन की लेयर में स्पाइक्स मौजूद हैं, कील की तरह की चीजें लगी हुई हैं, और हर स्पोक के 2 हिस्से। ये GP120 या ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहलाता है, जो ऊपर की तरफ है। ये इस वायरस को होस्ट सेल के साथ अटैच होने में मदद करेगा। और दूसरा ये अंदर का पोर्शन है जिसको हम क्या कह रहे हैं? GP41। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहलाता है, जिसकी मदद से ये होस्ट के जिस्म में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। समझ आ गई बात? लाइफ साइकिल। पहले 2 बातें भाई, ये एड्स जो बीमारी है लाइलाज है, अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, और जिसको हो जाए उसकी मौत 2 या 3 साल में कंफर्म है, मरना है उसको। तो ये बीमारी फैलती कैसे है, कैसे चलती है, उस हवाले से बात करेंगे। आगे मैं बताऊंगा आपको। बीमारी से निपटने के 3 रास्ते हैं हमारे पास। पहला रास्ता है एहतियाती तदाबीर। दूसरा है इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। तीसरा है इलाज या ट्रीटमेंट। हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट नहीं है और इम्यूनाइजेशन भी नहीं है, तो कितने ऑप्शन बचे? एक। एहतियात के अलावा हमारे पास इसका कोई हल नहीं। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। 1982 या 84 पहली दफा ये बीमारी इंसान के सामने आई, और 1986 में इसका नाम एड्स रखा गया। तब से लेकर आज तक इसकी वैक्सीन की कोशिश भी हो रही है तैयार करने की, जो नहीं हो रही है, नहीं मिली अभी तक। इसका इलाज भी ढूंढा जा रहा है, परमानेंट इलाज भी नहीं है। अब लाइफ साइकिल कैसा है देखें। एक और चीज आपको याद दिला, वायरस में हमने कहा कि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है? हर वायरस एक खास होस्ट में सरवाइव कर सकता है, और वो होस्ट या तो पूरी क्लास होती है, या एक स्पीशी होती है, या सेल होता है। इसका क्या मतलब? मसलन
एक फिश को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, कोई भी फिश को वो इन्फेक्ट करेगा, इसको कहते हैं क्लास स्पेसिफिसिटी। एक फिश की एक खास किस्म को टारगेट करता है तो उसको कहते हैं स्पीशीज स्पेसिफिसिटी। एक वो वायरस है जो एक खास सेल में सरवाइव कर सकता है, ये सेल स्पेसिफिसिटी। तो ये जो HIV है, HIV का वायरस है, ये सेल स्पेसिफिक है। सेल स्पेसिफिक का मतलब ये किसी और जानदार को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ ह्यूमन को, इंसान को, और इंसान में भी टी लिम्फोसाइट्स को। आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो हमारे खून के सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स बुनियादी तौर पर 5 तरह के हैं। उनमें से एक तरह के सेल्स को टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये टी लिम्फोसाइट हमारे जिस्म के चौकीदार हैं और ये वायरस सिर्फ इसी टी लिम्फोसाइट को तबाह करता है। जब चौकीदार को मार दिया तो अंदर फौज सोई नहीं, इम्यून सिस्टम नाकारा हो जाता है इससे। और ये टी लिम्फोसाइट तक कैसे पहुंचता है? अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये बंदरों में भी पाया जाता है, लेकिन बंदरों में बीमारी की अलामतें शो नहीं करता, उधर जस्ट बैठा रहता है। उधर से निकल के जाने के लिए एक रेस्टिंग पॉइंट है वो। इंसानों में ये एक्टिविटी दिखाता है। तो लाइफ साइकिल का आगाज कैसे होगा? अटैचमेंट से। सबसे पहले किसी भी जरिए से, किसी लिक्विड के थ्रू ये वायरस हमारे जिस्म में आ गया। जिस्म में आने के बाद खून में पहुंचा। खून में ये टी लिम्फोसाइट है हमारा, टी लिम्फोसाइट। और इस टी लिम्फोसाइट के एक खास अहाते में ये जाएगा। वो अहाता क्या होगा? रिसेप्टर साइट कहते हैं, इसका कल जिक्र हुआ था। इस सेल में दाखिल होने की कोई भी जगह नहीं है, मखसूस जगह है। टी लिम्फोसाइट के जिस जगह ये वायरस दाखिल होगा, इसको रिसेप्टर साइट भी कहते हैं, इसको CD4 रिसेप्टर साइट भी कहते हैं। साइंसदानों ने इस जगह का नाम रखा। वायरस आके अटैच हो गया इधर CD4 पर। फेज वायरस क्या करता था? सिर्फ जीनोम अंदर भेज के बाहर खुल जाता था, डिसइंटीग्रेट होता था। ये ऐसा नहीं करता। ये पूरे का पूरा वायरस अटैचमेंट के बाद, एड्सॉर्प्शन के बाद क्या था? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में जो एंजाइम रिलीज करेगा, यहां सुराख होगा। सुराख होने के बाद पूरा वायरस अंदर आया और वायरस अपने इन्वल्व समेत अंदर पहुंचने के बाद अब ये क्या करेगा? इन्वल्व और दूसरी तीसरी चीजें डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। इसका RNA एक्सपोज हो जाएगा। RNA एक्सपोज होगा। अब ये RNA क्या करेगा? अपने आप को DNA में कॉपी करेगा। पहले 2 जुमले बता दूं यहां। देखें, DNA इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 चेन पर मुश्तमिल होता है, और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। वायरस के पास तो DNA है, RNA है, सॉरी, इस वायरस के पास। इसके साथ जो एंजाइम था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसकी मदद से ये वायरस का RNA इस टी लिम्फोसाइट का मटेरियल इस्तेमाल करते हुए अपनी शक्ल DNA में तब्दील करेगा। इस तरह से ये डायरेक्ट नहीं हुआ है, तवज्जो कर रहे हैं ना? ये क्या चीज है? RNA, ये DNA, 2 चेन तो बन गई है। एक अभी भी RNA वाली चेन है, दूसरी DNA वाली चेन है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं DNA RNA हाइब्रिड। हाइब्रिड का उर्दू तर्जुमा क्या है? मखलूत, मिक्स। आधा DNA है, आधा RNA। इसके बाद क्या होगा? ये DNA मुकम्मल हो गया, दोनों स्ट्रेन DNA की हैं, प्लस वायरस का ये RNA। तो ये RNA अब वापस अलग हो गया। जब DNA बन जाता है तो इस DNA को अब कहते हैं cDNA। cDNA का मतलब क्या है? कंप्लीमेंट्री DNA। इस RNA का अक्स है ये। और यहां पर एक और नाम याद रखें,
आमतौर पर डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर उल्टा हो जाए, आरएनए से डीएनए बढ़े तो क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे कि नहीं? दोबारा सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा? आमतौर पर प्रैक्टिस ये है सारे जानदारों में, डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने का अमल क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अगर कहीं आरएनए से डीएनए बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए इस एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ये डीएनए से आरएनए नहीं बनवा रहा है, आरएनए से डीएनए बनवा रहा है, इसलिए इसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रखा गया, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो जब वायरस के आरएनए से पहले आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना, फिर मुकम्मल डीएनए बना और वायरस का आरएनए फ्री हो गया, अब इस वायरस के आरएनए की कोई जरूरत नहीं है, ये खत्म कर दिया जाए। तो हुआ क्या है? ये हमारा टी लिम्फोसाइट है, इसमें ये वायरस का डीएनए बन चुका है। कौन सा डीएनए है ये? सी डीएनए, कंप्लीमेंट्री, उलट। अब ये सी डीएनए इस हमारे टी लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जाकर हमारे जीनोम का हिस्सा बनेगा और डीएनए का पेवन बड़ी जल्दी लगता है। ये वायरस का डीएनए हमारे डीएनए या हमारे क्रोमोसोम का हिस्सा बनेगा। हिस्सा बनने के बाद अब इंक्यूबेशन है, जो भी है मैं डायरेक्ट बताता हूं। कुछ अरसे के बाद क्या करेगा? हमारे इस सेल पर इसका कंट्रोल हो गया। हमारा ये सेल अब अपने सारे काम छोड़कर वायरस के प्रोटीन बनाने में लग जाएगा। वायरस के प्रोटीन, वायरस का आरएनए सब कुछ बनाएगा और देखते ही देखते हमारे इस टी लिम्फोसाइट के अंदर वायरस के बहुत सारे प्रोटीन भी बने हैं, उसका आरएनए भी बना है। फिर उनकी असेंबलिंग शुरू हो जाएगी। असेंबलिंग में होगा ये कि इस तरह से ये वायरसेस बन गए अंदर, कम से कम 200 वायरसेस बन गए। अब ये बाहर निकलते हुए क्या करेंगे? हमारे इस सेल की मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा ओढ़ के उसमें से कट के अलग हो जाएंगे। तो ये इन्वल्व कैसे बन गया? पता चल गया ना? ये सेल तबाह हो गया हमारा और वायरसेस 1 से 200 वायरस निकलेंगे। अब ये 200 नए 200 टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा इम्यून सिस्टम तबाह हो गया।